वी आर लाइव नाउ। जय भीम साथियों, दर्शूद्र के फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। हाथरस की दलित बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये वो सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है कि इस दलित बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। बीती रात बहुत ही हड़बड़ी में बिना परिवार की सहमति के, बल्कि परिवार का ये आरोप है कि उनको घर में जबरन बंद कर दिया गया और दलित की बेटी को क्रिमेशन कर दिया गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इतनी हड़बड़ी में उनके अंतिम संस्कार की क्या जरूरत थी? जब परिवार किसी चीज की मांग कर रहा था तो उसको क्यों नहीं सुना गया, और बिना परिवार की मौजूदगी के उस बेटी को अंतिम क्रियाएं भी नसीब नहीं हुई, उसको इस तरह से उसको जो है विदाई भी नहीं दे पाए परिवार वाले। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत ही बहुजन समाज के ज्वलंत मुद्दा, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है और हम अगले आधे घंटे तक इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा बांगर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बामसेफ की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और खासकर बहुजन मुद्दों पर अक्सर मुखर रहती हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए या फिर उनके वीडियोस को देखिए, वो लगातार इस तरह के बहुजन मुद्दों और जनवादी मुद्दों पर अपनी आवाज को जो है बुलंद करती रहती हैं। इसके अलावा हमारे साथ जगमती सागवान जी हैं, जो कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो नारी अधिकारों को लेकर लगातार सड़क से संसद तक वो जो है प्रदर्शन करती रहती हैं, संघर्ष करती रहती हैं और अभी हरियाणा में वो लगातार महिला अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ महमूद प्राचा जुड़ेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही वो सोशल एक्टिविस्ट और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो इन सबके साथ में हम लोग, मैं और मीना कोतवाल, हम इस विषय पे लगातार बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मनीषा बांगर के पास जाना चाहूंगा कि मनीषा जी, जो एक बहुजन समाज के साथ जो एक त्रासदी हुई है, हम लगातार ऐसी खबरें सुनकर परेशान हो गए हैं। हर रोज एक नई खबर, इस तरह की दुखद खबर आती है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि अभी ये रुकना चाहिए और हम सवाल ये उठता है कि ये जो आतंक है, इसको मैं मनुवादी आतंक, ब्राह्मणवादी आतंक मैंने कहा है पहले भी और अब भी कहूंगी। इस आतंक को रुकना चाहिए और जो हुकूमत में जो लोग हैं, जो अलग अलग पावर सेंटर्स पे लोग मौजूद हैं, जिनके हाथ में धर्म की हुकूमत है, राजनीतिक क्षेत्र की हुकूमत है, सामाजिक व्यवस्था की हुकूमत है और आर्थिक व्यवस्था की हुकूमत है, ये पूरा वर्ग, ये वर्ग की तानाशाही और एक वर्ग का आतंक बहुजन समाज के ऊपर हावी होते जा रहा है। और यह पूरी तरह से लोकतंत्र, एक राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र और अमन और चैन के लिए बहुत बड़ा घातक विषय है और घातक चीज है और पूरे दुनिया भर में अमन और चैन के लिए बहुत घातक चीज है। जी, जगमती जी, आप लगातार, मैंने देखा है कि निर्भया जब गैंगरेप केस हुआ था उसमें मैं भी आपके साथ में था और आप भी, हम लोगों ने संसद से लेकर जंतर मंतर पर तमाम प्रदर्शन किए, लेकिन उस तरह के प्रदर्शन आज एक दलित बेटी के लिए नहीं आयोजित हो रहे हैं। उस तरह की जो विरोध होना चाहिए था वो इस केस में नहीं हो रहा है। तो क्या जाति देखकर विरोध करने का फैसला किया इस देश के लोगों ने? क्या सवर्ण तबके के प्रति इतने ज्यादा ये लोग आतंकित हैं या उनसे इतना प्रेम है कि एक जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है उसके इंसाफ के लिए भी लोग आवाज नहीं उठा पा रहे? तो ये सेलेक्टिव आउटरीच जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो आक्रोश देश की सड़कों पे देखने को मिल रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी राज्य सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांगा है और हमें ये लगता है कि अभी कल ये घटना हुई है और बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसके अंदर जो हाथरस के वो जो 29 वर्षीय युवती थी, उसको जाति की वजह से, वर्ग की वजह से, उसके लिंग की वजह से इतना बर्बरता उसको झेलनी पड़ी और अपनी जान देनी पड़ी है। तो इसके प्रति मतलब आक्रोश जो है वो मानवीय स्तर पे भी, और मुझे तो ये लगता है कि पर्सनली जिस प्रोटेस्ट से मैं अभी आई हूँ उसमें, क्योंकि वो दलित थी वो लड़की, क्योंकि वो गरीब तबके से थी, इसलिए उसके साथ इतनी बर्बरता की गई। इस पैरामीटर को लेके और भी ज्यादा आक्रोश मैंने देखा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी भी तरह से निर्भया कांड से या अभी तेलंगाना में जो हुआ था उनसे 2 चुंदे आगे ही है ये जो बर्बरता और ये जो अपराध है। तो
इसमें पूरे देश के पैमाने पे जो प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और न्याय की मांग जो है बहुत ही शिद्दत के साथ उठाई जानी चाहिए। और मैं इसकी अपेक्षा भी रखती हूँ। और अभी हम जब प्रदर्शन में थे तो हम तमाम साथी ये बात कर रहे थे कि कल का जो भारत बंद है, भारत बंद की कॉल आनी चाहिए, क्योंकि लोग छोटे छोटे संगठन हमने देखा कि शहरों के अंदर वो तमाम मतलब अपना आक्रोश जो है वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं सरकार के ऊपर। लेकिन अभी तक एक सेंटर होता है ना जहां से पूरी कॉल आती है, टाइमली आह्वान आता है कि कल ये, परसों ये, उसके बाद ये, वो तो इस तरह का है ना। थोड़ा सा इनिशिएटिव मुझे ये लगता है कि दिल्ली में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। और राज्यों के स्तर को it's not selective, it's really something extraordinary which is visible और होनी भी चाहिए। आप ये देखिए कि वो उन केसों के अंदर कम से कम माता पिता का अपने बच्चे का संस्कार करने का अधिकार था, वो तो नहीं छीना गया था ना, यहाँ तो वो भी छीन लिया और उनके द्वारा छीना गया जो परंपरा और संस्कृति की दुहाई देते हैं। सूरज छुपने के बाद इनकी संस्कृति तथा कथित जो है उसमें किसी का संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ये जो किया गया है ये मतलब दर्दनाक हादसों से और भी ज्यादा दर्दनाक इस घटना को बना देता है। जी मनीषा जी और जगमती जी, हम लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ डबल चैलेंजेस हो जाता है कहीं भी आपको साबित करने के लिए। ऊपर से जो मनीषा थी वो दलित भी थी, गरीब भी थी, और उसके साथ तो 3 चैलेंजेस एक्स्ट्रा हो गए। तो ऐसे में जब निर्भया कांड होता है और एक मनीषा के साथ कांड होता है तो दोनों तरफ देश के अलग अलग रुख दिखाई देते हैं। जहां निर्भया के साथ पूरा देश खड़ा होता है और मनीषा के साथ चंद लोग खड़े होते हैं और उसी के समाज के लोग खड़े होते हैं। 14 सितंबर की ये बात है जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ये 14 से 15 दिन हो गए आज। उसके मरने के बाद काफी सारी पार्टीज जो जुड़ रही हैं, काफी सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि साजिशन हो रहा है, और ये एक साजिश थी उसको मारने की। वो लड़ना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, लेकिन हम ही लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने उसको खत्म कर दिया, हमने उसका कत्ल कर दिया है। देखिए ये जो एक पैटर्न जो है ये हमको कोई पहली बार नजर नहीं आता है। ये पैटर्न काफी दिनों से इसका पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखेंगे कि निर्भया की केस को एक तरीके से एक बेंचमार्क माना जाता है और उसको कई बारी बताया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में भी बताया जाता है कि इस देश में एक लड़की का रेप हुआ था रात में, तो उसको इस तरह से न्याय दिया गया, निर्भया एक्ट भी आया गया और पूरी तमाम चीजें बताई जाती है। लेकिन हमने बार बार देखा है कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया तो छोड़िए, न्याय को फैसिलिटेट करने के लिए, न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया भी जिसका बलात्कार होता है उसकी जाति देखकर और जो बलात्कारी लोग होते हैं उनकी जाति देखकर होता है। यहाँ से मतलब एविडेंस को वीक करने से लेकर 15 दिन आप पूछ रहे कि किस 30 में चले गए, ये वहीं से चले गए कि मीडिया ने बिल्कुल उसको उठाया नहीं। वहां का लोकल पुलिस स्टेशन, वहां के लोकल लोग उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो सामने के बाद पुलिस कह रही है कि उसका रेप ही नहीं हुआ है, यहाँ तक की बात चली गई है। बिल्कुल जिस लड़की को, जिसकी माँ ने खुद नग्न अवस्था में पूरी तरह से खून से लथपथ, हर जगह से खून से लथपथ देखी है, और इस तरह से उसके प्राइवेट अंगों की बातें ये मीडिया जब समय आगा तो करेगा और जितनी भी सवर्ण फेमिनिस्ट है वो करेंगी। लेकिन आज वो जाति के आधार पर और जाति के आधार पर यह प्रक्रिया किस तरह से विभाजित हो गई है, और वो जो जिन्होंने रेप किया वो ठाकुर के लोग थे, वो उच्च वर्णीय लोग थे। वहां पर ठाकुरों की सरकार है, वहां पर ठाकुरों का मीडिया है, वहां पर उच्च वर्णीय मीडिया है। तो ये जो इनका जो हर तंत्र, मीडिया जहाँ से आवाज उठनी चाहिए, पुलिस ब्यूरोक्रेसी और पुलिस स्टेशन, मैजिस्ट्रेट लेवल जहाँ पर की पहली बार एफआईआर और जहाँ से न्याय प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए। दूसरे आजू बाजू के लोग जहाँ पर एक सोशल कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, एक संवेदना,
आम सब में कह लीजिए, हर जगह पर त्रुटियां हैं, हर जगह पर बर्बरता है, हर जगह पर असंवेदनशीलता है। तो ये असंवेदनशीलता है कि उसका बेस कहाँ पर है? उसका बेस जातिवाद में है, उसका बेस यहाँ की संस्कृति में है, उसका बेस यहाँ पे जिस चीज को आपके सिर के ऊपर धर्म के नाम पे लादा गया है, जहाँ ये वही प्रदेश है जहाँ पर परशुराम की महिमा मंडन होता है, जिस परशुराम ने अपनी माँ को मारा है, पुलिस में का मॉडल सामने लाया जाता है, और उस राम को पुरुषोत्तम करके माना जाता है, जो सीता का अवहेलना करता है, और उस लक्ष्मण को अच्छा भाई माना जाता है, जो उसका शूर्पणखा का नाक काटता है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली जो माइंड के ऊपर एक लगातार हमलावार होते रहता है, इस बर्बर संस्कृति का और महिला विरोधी सांस्कृतिक मानधनों का, विचारों का, यहाँ इसके लिए जिम्मेदार है, और जाति विशेष के आधार पर। और आप देखेंगे कि आज वो अनुसूचित जाति की लड़की है, अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां, उनकी तो बात यहाँ पे आती ही नहीं। आज हम लोग रास्ते पे उठ रहे हैं और मुस्लिम लोगों के साथ जो बर्बरता होती है, उनकी सामने में क्यों नहीं आती है? उन लोग की केस के लिए क्या इस तरह का प्रदर्शन हुआ था? शेड्यूल कास्ट का समाज और जिनको बहुजनों के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, वो आंदोलित समाज है। वो डॉक्टर आम्बेडकर और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े सोशल और राजनीतिक मूवमेंट्स हो गए हैं, उससे वो आंदोलित समाज है। आज हमको वो रास्ते पर दिखता है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ऐसी असंख्य लड़कियां हैं, पूरा का पूरा शेड्यूल ट्राइब्स का समाज है, जिनके साथ में आपके आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े हमारे पास सामने हैं, इसमें नजर आता है ये देश वो देश है जो सवर्ण फेमिनिस्ट महिलाएं और अपने आप को इसका ताज पहनाने वाली, महिला अधिकार का ताज पहनाने वाली महिलाएं। आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने उन्होंने संज्ञान नहीं लिया था अभी तक, उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की। आज तक मैं ट्वीट के ऊपर ट्वीट देखते रही, उनका एक ट्वीट मुझे नजर नहीं आया। वो योगी रिजाइन, जब समाज सामने आता है, आप को बता दूं, सारा का सारा जो लड़ाई है ना, ये जगह पर ब्यूरोक्रेसी में, और कमीशन जिन्होंने खोल के रखा, ये नहीं लड़ रहे हैं ट्विटर पे, समाज लड़ रहा है रास्ते पर। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के नुमाइंदे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए जो सोशल मीडिया और मीडिया के जितने भी बहुत कम साधन हैं, वहां से जो बोला जा रहा है, वो लोग लड़ रहे हैं। इस बात को खत्म करूंगी। इसके साथ ही जगमती मैम जी के पास आना। हाँ, जाति के आधार पर जहाँ पर ये सारा हमको मामला दिखता है। मैं जगमती मैम से पूछना चाहूंगी, मैम आपने निर्भया कांड का भी देखा था पूरा मामला, आप जो उनके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें आप शामिल थी, और आज जब मनीषा की बात आई तो उनके लिए नहीं है, तो आपको क्या कारण नजर आता है कि उस समय भी वो हैवानियत थी, आज उससे ज्यादा हैवानियत हो रही है, जबकि निर्भया को उसके परिवार को सौंपा गया था मरने के बाद, लेकिन यहाँ पे मनीषा को यहाँ सौंपा तक नहीं गया, उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया है मरने के बाद, पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो क्या कारण है जो इतने अलग अलग सिचुएशन दिखाई देती है इस पूरे मामले पर? देखिए, निश्चित रूप से जो मनीषा के साथ जो हुआ, वो उसका जो जाति है और जो गरीबी है, उसका लिंक वहां पे है कि जिस तरह की बर्बरता अपराधियों ने करी, उसके बाद जो पुलिस की तरफ से 4-5 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और जो सरकार है किसी तरह से चीजों का संज्ञान नहीं ले रहे, वो अलीगढ़ के हॉस्पिटल में उसको रखा गया, जिस तरह से जहाँ पे कोई भी मतलब स्वास्थ्य सुविधा इस तरह की थी नहीं, उस लेवल की जिस लेवल की उसको जरूरत थी। और ये जो सारा हुआ है, और फिर जैसे ये जो संस्कार वाला जो मैंने पहले भी बोला कि अभूतपूर्व है, ये कभी हुआ नहीं ऐसा। तो ये जो सारा है, निश्चित रूप से इसके अंदर वो जो जातिगत जो इसका डायमेंशन है, इस अपराध की जो है, उसकी वजह से हर स्तर पे मतलब इसमें बर्बरता जो है वो निश्चित रूप से ज्यादा है। और उसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बिल्कुल वर्ण व्यवस्थावादी और तमाम तरह से दलितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनहीन एक तरह से वो सरकार है। संवेदनहीन है मतलब वो तो अभी देखा है कि जिस तरह के उनके इरादे हैं संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन करके बाबा
1977 में जो हमारा संविधान बनाया, जिसमें हमें एक इंसान का दर्जा मिला था, उन सब जगहों को वो खत्म करके मनुवाद थोपना चाहते हैं वहां पे। और इस चीज को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी महिला संगठन है, जो भी सामाजिक संगठन है इस समय पे, और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जहां से जितना प्रतिरोध जो है वो कर सकता है, इस मौके पर वो दिखना ही चाहिए। क्योंकि ये केवल अपराध नहीं इसको कहा जाता, ये एक बहुत ही प्रतिशोधात्मक तरह की ना इसके अंदर एक दुर्भावना जो है, वो जिसका बेस निश्चित रूप से जातिगत भी है और वर्गीय भी है, वो इसके अंदर छुपी हुई है। और आज अगर समाज और महिला संगठन इसको बर्दाश्त कर लेंगे या हल्के में लेंगे, तो आने वाले समय में हमें जो है उसकी बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो संस्कार वाले मसले पे जिस तरह का मतलब उन्होंने दिखाया है ना कि एक हिकारत तमाम तरह के मानवाधिकारों को, तमाम ये मुझे लगता है जगमती जी, बल्कि मैं इस पे डॉक्टर मनीषा से भी बात करना चाहूंगा इस बारे में कि देखिए आप डॉक्टरी पेशे में हैं और उस पीड़िता को जो है शुरुआत में इलाज नहीं दिया गया, जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। उस एक एक पल उसके लिए अहम होता है। और अभी जो हाथरस पुलिस है उसका ये कहना है कि सेक्सुअल असोल्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है और अभी उन्होंने जबरन जो है परिवार की सहमति के बिना लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो क्या ये सबूत जलाया गया है? ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ है? क्योंकि अगर हम दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग करते कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए या दोबारा एग्जामिन होना चाहिए, तो आपने वो शरीर को ही खत्म कर दिया, उसी को जला दिया। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नाते अभी और इतनी सारी केसेस जो मैंने पिछले 20 साल के मेरे तमाम अनुभवों में देखी है, कई लोगों के लिए हमने महाराष्ट्र से लेकर तो तेलंगाना से लेकर तो राजस्थान, हर जगह पर जाकर ऐसी केसेस में हस्तक्षेप भी किया है और पंजाब के एट्रोसिटीज तक वहां तक भी देखे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो ऐसी केसेस होती है उनको सबूतों के लिए महफूज रखा जाता है, पहली बात, और उसके लिए प्रावधान होते हैं। उसके लिए देयर आर क्लॉजेस एंड सारे के सारे प्रोविजंस है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहाँ की पुलिस को ये एम्पावर करता है कि वह उसको या तो बॉडी रखे या अगर उनको बिकॉज ऑफ रिचुअल्स और समथिंग दे हैव टू, तो दफन करें। ऐसी कई केसेस हुई है जिसमें कि बॉडी सेकेंड टाइम एक्सह्यूम हुई है, थर्ड टाइम एक्सह्यूम करके देखा गया है, फोर्थ टाइम एक्सह्यूम करके देखा गया है। और जहां पर इतनी दरिंदगी हुई है और मालूम है कि ये कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी है, जहां पर की एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर पुरजोर कोशिश की जाती है, जब ये बात मालूम है तब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल और सारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो मशीनरी है वहीं पर ही ये गतिविधि होनी चाहिए। जो लोग सामाजिक संगठन और जितने भी जो हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके बाहर के जो लोग हैं वो तो तब आएंगे जब अन्याय होता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं कहती हूँ अन्याय होना ही क्यों चाहिए? जो प्रोसेस घटी है आपको आपके यहाँ पर, तो आप ड्यू प्रोसेस कीजिए ना। जो ड्यू प्रोसेस नहीं होता, अन्याय की शुरुआत हो जाती है पहले दिन से, मुसीबत वो है। और यही वजह है कि ये जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, ये रोहित वेमुला के वक्त में भी ऐसा ही किया गया था। राधिका अम्मा वहां पर रुकी नहीं, हम लोग वहां पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेकेंड डे वहां पर हम लोग मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, और इन्होंने एक अननोन जगह पे जाकर उन्होंने उसको वहां पर पूरी तरह से ये कर दिया, बॉडी को जला दिया। मतलब न रहेगा बात, न लगेगी बांसुरी, एविडेंस को ही डिस्ट्रॉय कर दो। और दूसरी तरफ से मीडिया के जरिए ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं। अरे रेप हुआ नहीं तो 4 लोगों ने उसकी जबान क्यों काटी? वो लड़की वहां पर चराने के लिए गई थी, गनीमत था कि कुछ लोगों ने देख लिया और वो उस पर भी उसने बयान नहीं देना चाहिए। वो किस चीज का बयान देना चाह रही थी?
उसको अगर उसको मारा, उसको हत्या क्यों करना चाह रहे थे वो लोग? उसको नग्न क्यों किया गया? उसके साथ अगर चार लड़के अगर एक लड़की को घेरते हैं तो किस चीज के लिए घेरते हैं? उसके साथ बैठ के बात करने के लिए घेरते हैं, उसको शादी के लिए न्योता देने के लिए घेरते हैं। मतलब ये हास्यास्पद ही नहीं, ये घनघोर बर्बरता और जातीय बर्बरता का प्रदर्शन ही नहीं, तो लोगों को मंद बुद्धि का, बहुजन समाज के लोगों को मंद बुद्धि का, और ये लोग अपने लिए कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रखते हैं, ऐसा समझते हैं कि गैर तलब नहीं है कि ऐसे ही वातावरण में फूलन का निर्माण हुआ था, गैर तलब नहीं है। हमारे साथ महमूद प्राचा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि एडवोकेट हैं और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। महमूद जी, ये हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं जो हाथरस का मामला है। आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि हम आपकी आवाज सुन पाएं। ये देखिए, कल रात में जो हुआ कि परिवार की सहमति के बिना ही जबरदस्ती यूपी पुलिस ने शव को जो है अंतिम संस्कार कर दिया। तो एक तो उनसे अंतिम क्रिया का हक छीन लिया गया, दूसरा हमारी बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि क्योंकि यूपी पुलिस कह रही है कि सेक्सुअल असोल्ट हुआ नहीं है, वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो आपने जब बॉडी को ही जला दिया है तो हम कैसे री एग्जामिन की मांग कर सकते हैं, या हम कैसे उसको देखेंगे कि भाई आप दोबारा से पोस्टमार्टम कीजिए, विस्टा रिपोर्ट निकालिए। वो उस तरह की सारी संभावनाओं को आपने खत्म कर दिया। तो क्या इसमें कानूनी क्या पहलू बनते हैं और क्या सबूतों को मिटाने के लिए ये जल्दबाजी में ये काम किया गया है? जय भीम। सबसे पहले तो हमें जो बुनियादी बातें हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और बुनियादी बात इसमें यह है कि जो विभिन्न सरकारें हैं मनुवादी, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की मनुवादी मानसिकता की सरकार जो कि योगी जी हेड कर रहे हैं, उनका पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वो अपने प्रदेश में जो एक राजपूत कम्युनिटी है उसका, और ये बुनियादी बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कानूनी बातें हैं, ये कोई मैं सामाजिक लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आपको। उनका पहला कार्य ये है कि वो राजपूतों का वर्चस्व बाकी सभी कायम कर सके। एक के बाद ऐसी कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, और खास तौर पे जो SC ST कम्युनिटीज हैं और OBC कम्युनिटीज हैं उस पर सबसे ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं अन्याय। परंतु SC कम्युनिटी जो है वो हजारों सालों से सबसे ज्यादा अन्याय झेलती आई है किसी भी और दूसरी कम्युनिटी के अलावा। तो ये इस सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है, किस प्रकार से SC कम्युनिटी का मनोबल तोड़ा जाए, और उस मनोबल के लिए तोड़ने के लिए एक SC ST एक्ट जो है भारत सरकार ने जो बनाया हुआ है सन 89 से, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, और मैं अपने सभी अम्बेडकरवादी लोगों से एक ही बात कहता हूँ, इन केसेस में यदि सिर्फ हम SC ST एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मुहिम छेड़े और उसको इम्प्लीमेंट करा दें, तो सबसे पहले अगर कोई जेल जाएगा व्यक्ति तो वो योगी जी जाएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे ये घटना हुई, एक स्टेट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होना मस्ट है हर एक स्टेट में, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो उसमें मुख्य अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब मुख्य अधिकारी होते हैं, DGP मुख्य अधिकारी होते हैं उसमें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी की है, इस केस में भी जैसे बाकी सभी केस में SC ST एक्ट को जानबूझ के तोड़ा गया है, नेस्तो नाबूद किया गया है, और योगी जी डायरेक्टली जिम्मेदार हैं इसमें। कानून के तहत उनके ऊपर सेक्शन 4 लगनी चाहिए सबसे पहले, इससे पहले किसी और के ऊपर कार्रवाई हो। ना पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई जैसे उसने कंप्लेंट की, ना उसको कॉम्पेंसेशन दिलवाई गई। पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षा मुहैया FIR की कंप्लेंट करने के टाइम से नहीं दिलवाई गई, तो योगी जी जिम्मेदार हैं इस बात के, ये सेक्शन 4 कहता है SC ST एक्ट का। तो यदि योगी जी से शुरुआत नहीं की जाएगी, योगी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तो इस केस में भी न्याय नहीं मिलेगा। तो हम सबकी एक पहली डिमांड होनी चाहिए, सेक्शन 4 सेक्शन 18 कैपिटल A के तहत तुरंत योगी जी के खिलाफ सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, और उसके बाद से रिवर्स ट्रेसिंग शुरू करनी चाहिए। एक एक चीज नजर आ जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने DGP को इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस प्रकार से सबूत नष्ट किए जाएं।
और जो ये सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, यदि ठीक से इसकी विवेचना होगी तो ये जो भी लड़की ने कहा है वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, जो उसके भाइयों को उसने बताया है, जो परिवार के लोगों को बताया है, वही डाइंग डिक्लेरेशन है। उसमें जमीन से लेकर आसमान तक, योगी जी तक सब लोग अरेस्ट होने चाहिए कानूनी तौर पर। उससे पहले हम लोग सिर्फ ये किताबी बातें डिस्कशन करते रहेंगे। हमारी पहली सबसे डिमांड एक होनी चाहिए कि योगी जी के खिलाफ कानून के तहत सेक्शन 4 के खेल में एफआईआर दर्ज की जाए, 120 में एफआईआर दर्ज की जाए और जो सबूत मिटाए गए हैं जिसमें पुलिस को उन्होंने स्वयं भेजा है, वरना किसी पुलिस वाले की इसकी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार से बॉडी को जला सके। तो योगी जी से अगर एक कार्रवाई शुरू नहीं होगी तो मैं समझता हूँ वो कार्रवाई जो है अधूरी होगी, हल्की होगी और वो भी न्याय दिलाने में हम इस केस में भी कामयाब नहीं होंगे। और जब तक सीनियर लेवल के लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन्हीं के इशारों पे ये सारे काम होते हैं। किस पुलिस के ऑफिसर की हिम्मत है जो SC/ST एक्ट इंप्लीमेंट नहीं करेगा? जब तक उसको खुली छूट नहीं दी गई होगी, जब तक उसको सांत्वना नहीं दी गई होगी हाईएस्ट लेवल से कि तुम करो जो कर रहे हो, हम तुम्हें बचाएंगे। इतना सख्त कानून है SC/ST एक्ट का। तो मुझे यही कहना है कि योगी चीफ मिनिस्टर साहब से होनी चाहिए। सर, रात को जिस तरह से मनीषा की चिता को आग दी गई, वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर थे, मौजूद वहाँ पे थे, वो कहते लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं मौजूद रही हूँ यहाँ पर। तो आप पुलिस अधिकारी कहना चाहती हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, वो क्रिमिनल्स हैं, SC/ST एक्ट के क्रिमिनल्स हैं। वर्दी पहनने से कोई पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता, कानून पे अमल करने से पुलिस अधिकारी बनता है। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इनको कृपया। सर यही जानना चाहती हूँ, क्या उनके खिलाफ भी कुछ FIR लिखवाई जा सकती है? जो पीड़ित परिवार है उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे कर सकता है? और क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती, परिवार का कहना है कि उन्होंने घर में बंद कर दिया हमको और पुलिस अधिकारियों ने ही चिता को आग दे दी, बेटी को आग दे दी, तो उनपे क्या हम मुकदमा कर सकते हैं? उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? ये 302 का मुकदमा 376A की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है वो लोग, सबूत मिटाने की कॉन्स्पिरेसी में। योगी जी तक देखिए, कॉन्स्पिरेसी का जो कानून है वो वही नहीं होता कि कोई कार्य कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि योगी जी को रेप के बारे में मालूम होगा कि रेप होने जा रहा है, लेकिन रेप के तुरंत बाद तो उन्हें मालूम हो गया था। उसके बाद जो गैर कानूनी कार्रवाइयां की हैं पुलिस ने, वो उनके डायरेक्ट नॉलेज में और उनकी पार्टिसिपेशन से हुआ है। खास तौर पे जब ये मामला इतना ज्यादा उभर गया था, तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो उसकी DM के कॉल रिकॉर्ड्स मिलेंगे DGP के तक और DGP साहब के मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे इतने सेंसिटिव मैटर में। और ये सब जो 201 की सबूत नष्ट करने की जो कार्रवाई है, कॉन्स्पिरेसी की जो कार्रवाई है, उसमें सब चीफ मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हैं और उसका ट्रेस बैक करना बहुत आसान होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपने अधिकारियों से फोन पे बात कर रहे होंगे तो वो ट्रेस हो जाएगा। लेकिन ये सब 376 के मुलजिम है, ये सब कॉन्स्पिरेसी के मुलजिम है, 376 की 302 और सबूत मिटाने की। जी जगमती जी, अभी मीना आप अपना माइक अगर म्यूट कर लें तो डिस्टरबेंस थोड़ा कम हो जाएगा। जी जगमती जी, अभी जिस तरह की हमने देखा कि एक तो पीड़िता के साथ में लगातार लापरवाही बरती गई, उसके बाद जो हम विरोध का एक तरीका, संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, उस पर भी एक सख्त एक्शंस लिए जा रहे हैं, लोगों को कहीं से उठा के गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। बल्कि आज कई सारे लोगों पर जिन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा था इस बारे में कि हमारी पीड़िता के साथ में दरिंदगी हुई है, उस पर ही 121 लोगों पे केस दर्ज कर लिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। तो ये यूपी सरकार का, यूपी पुलिस का इतना दमनकारी रवैया क्यों है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, एक तो ये जो मनीषा के केस पे अभी महमूद ने, मनीषा ने जो मेडिकल एंगल से, लीगल एंगल से जो प्रकाश डाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशंस जो उन्होंने सामने लाई हैं। और निश्चित रूप से जो यूपी की जो सरकार है उसको इन सारी चीजों के साथ थोड़ा ये भी उनके दिमाग के ऊपर जरूर ये रहा होगा कि अगर सबूत खत्म नहीं किए जाए, डेड बॉडी को एलिमिनेट नहीं किया जाए, तो कल को यहाँ पे इस
को साथ में लेके बड़ा जन आंदोलन जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है, चाहे वो उन्नाव का केस है, चाहे वो चिन्मयानंद का केस है। उन्नाव के केस में सीबीआई ने खुद कहा कि 2 एसपी और 1 आईएएस स्तर के जो ऑफिसर है वो दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व है पूरे क्राइम को छुपाने और करवाने में, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। तो उनका जो इस सरकार का जो अपना रिकॉर्ड है वो इसको मतलब आतंकित भी किए हुए है, और उसमें ये जो कार्रवाइयां की जा रही है, जो सामाजिक प्रदर्शन करने वाले, न्याय की मांग करने वाले के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही है, डेफिनेटली मतलब तो पहले भी एनपीआर की सीएए के दौरान हमने देखा कि जो दंगे करवाए गए, जो दंगे करवाने वाले हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है, और जो थोड़ा मदद कर रहे थे आंदोलनकारियों की उनको एक तरह से फंसाया जा रहा है। तो ये जो एक पूरा मतलब रुझान इन चीजों के अंदर जो शामिल है, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, इसको पहचानते हुए मुझे ये लगता है महमूद ने जो बात कही है, पूरे सामाजिक संगठनों को और पूरी राजनीतिक पार्टियों को सीएम योगी के खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज हो, इसको बहुत ही सशक्त तरीके से इस मांग को आज उठाए जाने की जरूरत है। अगर असल में हम मतलब इस बर्बरता के ऊपर अंकुश लगवाना चाहते हैं, तो भले ही चंद्रशेखर आजाद और ये लोग जो कल से प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे वो आज जेल में डाल दिए गए हो, लेकिन दूसरे लोगों को तुरंत कमान संभालते हुए इसको पूरा देशव्यापी पैमाने के ऊपर मतलब बहुत सशक्त तरीके से एक जन आंदोलन बनाते हुए और योगी को पीछे धकेलने की जरूरत ही है इस मौके के ऊपर। मैं मनीषा मैम के पास आना चाहूंगी। अब कल बहुजन जो समाज है वो मांग कर रहा है कल भारत बंद किया जाए, तो भारत बंद से क्या ऑप्शन निकल सकता है? क्या इसका एक ऑप्शन रह गया है भारत बंद होने से? देखिए, बहुजन समाज के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं और इतनी सारी चीजें हैं। वह अपने प्रतिनिधित्व को लेकर लड़ रहा है, नौकरियों को लेकर लड़ रहा है, उसको शिक्षा के से बाहर रखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके लिए लड़ रहा है, उसका युवा जो है जेलों में भगा गया है तो भारी तादाद में, और उसके लिए लड़ रहा है। मतलब हर दिन आए ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि बहुजन समाज के लोग, सामाजिक संगठन और वहाँ के बुद्धिजीवी अगर रास्ते पर लड़ ना रहे हो। इतने कोरोना के टाइम में भी ये पूरा कोरोना काल जो सबके लिए इतनी बड़ी चुनौती भर के आया है, पूरे दुनिया तमाम इसमें अपनी स्वास्थ्य सेवा बड़ा अच्छी कर रहे हैं, वो शिक्षा नीति अच्छी बना रहे हैं और भी कई चीजें कर रहे हैं। इसमें से सबक लेके भारत ही ऐसा एक देश है और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था इतनी घिनौनी सामाजिक व्यवस्था है कि ऐसे समय में भी लोगों को इतनी घिनौने रेप और इतने घिनौने प्रताड़ना करने की सोचती है और उन लोगों को संवेदन करना है। ये वो देश है। जन आंदोलन तो करना ही चाहिए, भारत बंद होना ही चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इन लोगों के ऊपर प्रेशर क्या है, कैसे आएगा। जुडिशरी की बात हम लोग बहुत हमारी आंखें चिंतित कर देती है। जुडिशरी बनी किसके लिए है? अगर ब्यूरोक्रेसी में जिसको न्याय नहीं मिलता है उसके लिए जुडिशरी है। अब तो ब्यूरोक्रेसी का रास्ता ही न्याय का रास्ता है। वहां पे जो डीएम बैठे हैं, वहां पे जो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, वहां पर जो लोगों के सहकार्य मिलना चाहिए, वही से न्याय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन वो बंद होने की वजह से हमको न्यायालय के दरवाजे खटखटाना हम लोग चाहते हैं, लेकिन न्यायालय ने हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को कितना मनोबल बढ़ाया हुआ है अभी तक। ये वो देश है जहाँ की न्यायालय SC ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने की बात करते हैं, और वो लोग जब न्यायालय को जो लोग वहां से अपनी बच्ची को अलीगढ़ से और यूपी से, आगरा से सफदरजंग लाने के लिए जिनको इतना टाइम लग जाता है, वो अपने खर्चे से नहीं ला सकते, वो क्या कोर्ट केस लड़ पाएंगे? तो ये आंदोलन का ही मामला है। यहाँ पर जो न्याय मिलने के लिए जातिवाद है और आर्थिक चुनौतियां हैं, और वहां पर जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो उसी वर्ग के नुमाइंदे हैं।
जो जिस वर्ग से योगी और जिस वर्ग से मोदी और जिस वर्ग से उनके सामाजिक संगठन आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हालांकि पूरी विश्वसनीयता न्यायालय में हमें होनी चाहिए, लेकिन अभी का जो हम लोग को देख रहे हैं, सीए एनआरसी का देख लीजिए, पूरे मुस्लिम युवा लोगों को अंदर कर दिया, वहां प्रोटेस्ट करो तो अंदर कर देते हैं। अभी वो जो सामने गए हैं और कल को जाकर जो हम लोग इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, आज आंदोलन नहीं चलता रहा, अगर प्रेशर नहीं बनता रहा सड़कों पर, लड़ाई सड़कों पर नहीं होती रही, तो आप हम इस तरह से चर्चा भी न कर पाएंगे और हम लोगों को इस चर्चा की इसके अंदर कर देंगे। तो यह तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सामाजिक स्तर पे और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही, अनुसूचित जाति के लोगों ने ही यार करने की बात नहीं है, या सिर्फ महिला संगठन में करने की बात नहीं है। जातिवाद और पुरुषत्व दोनों ब्राह्मणी सत्ता का आतंक मचाने के लिए औजार के रूप में यूज किया गया है। और इसलिए उन्नाव की केस ओबीसी लड़की थी, शेड्यूल ट्राइब की लड़कियां रोज जिनके रेप हो रहे हैं और मारी जा रही है, उसने महिलाओं के आप कहते हैं कि उसकी चिता जलाई गई। कौसर बी जो हमने देखा है, कौसर बी को रातों रात जलाया गया, वो उसको जलाया गया था, वहां वो चीज खत्म नहीं हो, वो अभी चल रही है। खैरलांजी का आज 14 साल हो गए, कल खैरलांजी का दिन था, 14वां साल का दिन था। खैरलांजी से लेके आज तक 14 साल हो गए, कहाँ न्याय मिला, कहाँ इस समाज को न्याय मिला? न्यायालय के दरवाजे नहीं खटखटाए थे, भारत बंद ही नहीं तो ये तमाम समाज ने ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है, ये सरकार शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ है, ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। कितने लोग हो गए? 80 करोड़ 90 करोड़ तो ये लोग हो गए शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है। जब सभी का दमन कर रहा है तो ये सरकार बनी किसके लिए है? तो ये सरकार उनकी पे बनी है जो कंगना रनावत और ये जो है अपनी बिल्कुल इसके साथ इनका पर्सनल इनकी बातें उसके मीडिया चलता है, उसके ऊपर उनके पर्सनल अफेयर्स का, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, उनके ड्रग का मीडिया में बहुत बड़ी उनको जगह मिल जाती है। वहां पर चर्चाएं 20-20 दिन, एक महीना होती है, और यहाँ पर इतना बड़ा कांड होने के बाद में नहीं की जाती, न्याय तक की मांग नहीं होती है। तो ये तो भारत बंद नहीं तो मीडिया के सामने में हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लेकर उन लोगों को वहां से उन लोगों का सवाल पूछने चाहिए, सिर्फ जंतर मंतर में और रास्ते पर जाकर नहीं, जो लोग हैं उन लोगों को अंकित करके उन लोगों के घरों के सामने और मीडिया हाउसेस के सामने लोगों को तांता लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके साथ मैं प्राचा सर के पास आऊंगी। सर, आज योगी जी ने ट्वीट किया है इसके लिए कि ये जो मामला है दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक मामला होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जाना चाहिए। तो अब क्या हो सकता है इस केस में आगे? कितना आरोपियों को सजा मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है? जैसे निर्भया कांड में फांसी मिल चुकी है, तो क्या अब इनके पास इनको फांसी मिल पाएगी? क्योंकि अब सबूतों के अभाव हो गए हैं, चिता को जला दिया गया है, बयान सही से पुलिस ने लिया नहीं, कई सारे टेस्ट नहीं हो पाए, तो अब क्या हो सकता है इस केस में आगे? देखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है, चाहे कोई भी अपराधी, चाहे वो पुलिस की वर्दी पहन के आए, चाहे चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठा हो, कोई भी अपराधी आजकल के दौर में अगर ये सोचता है कि वो अपने सबूत सारे नष्ट करने में कामयाब हो जाएगा, तो ये एक मिथ्या है। अपने ट्रेसेस ये जो वर्दीधारी क्रिमिनल्स हैं और जो ये चीफ मिनिस्टर साहब जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं वो क्रिमिनल हैं इस केस में। और मैं ये आपको एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, जिस क्षण से पीड़ित परिवार ने इसकी खबर पुलिस स्टेशन को दे दी, उस क्षण से जिम्मेदारी हो जाती है स्टेट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है हर एक स्टेट में, उस क्षण से जिम्मेदारी हो जाती है कि SC/ST एक्ट का पालन किया जाए। वो पालन नहीं किया तो धारा 4 लगती है SC/ST एक्ट की, और जितनी भी चीजें उसके बाद होती हैं उसमें चीफ मिनिस्टर साहब तक मुलजिम होते हैं। ये कानून की पोजीशन है जो मैं साफ तौर पे बता रहा हूं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो योगी जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक मुलजिम, एक एक्यूज्ड, एक अपराधी, एक दोषी वो भी होंगे। इस बात को भी इंश्योर कराना सभी अम्बेडकरवादियों का मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में योगी जी भी कम से कम 201 की धारा में, 120 की धारा में मुलजिम रहें, उनके चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहें, उनके होम मिनिस्टर साहब भी रहें, उनके DGP साहब भी रहें, क्योंकि ये सभी स्टेट लेवल की विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर हैं जिसकी जिम्मेदारी है
तुरंत अपने डीएम और उससे जानकारी प्राप्त करना और उन्हें निर्देशित करना कि वो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करे, जो इस केस में पूरी तरीके से नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई। तो योगी जी जिम्मेदार हैं, उनको अगर साइडलाइन किया जाएगा, बचाने की चेष्टा की जाएगी या उनका नाम चबा के लिया जाएगा, पूरे खुल के नहीं लिया जाएगा। 201 के प्राइम मुलजिम, सबसे बड़े मुलजिम योगी साहब हैं। सबूत मिटाने के, सबूत नष्ट करने के सबसे बड़े जिम्मेदार योगी साहब हैं। किसी पुलिस अधिकारी की, आप और मैं सब जानते हैं, हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े हाईलाइटेड केस में जाके लाश को जला दे जबरदस्ती, जबकि उसके परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, लड़ रही है उसकी मां कि मेरी बेटी की शक्ल मुझे आखिरी बार देखने दो, तब भी जोर जबरदस्ती करके जला दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत हुआ है, उसके अलावा किसी की मजाल और हिम्मत नहीं। कल मैं खुद जब इसके लिए सफदरजंग रिपोर्टिंग करने गई थी तो भाई से बात हुई थी, भाई ने बताया कि किस तरह से उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया। जब वो थाने गए थे कंप्लेन लिखाने, तो उनकी जो बहन थी वो फर्श पे लेटी थी, पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया इसके साथ कुछ हुआ है, और उनका कहना था कि ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, इसको कुछ नहीं हुआ है, और ये बस आपके आपसी झगड़े होते हैं, आप लोग थाने पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की वारदात जो पुलिस ने ढील बरती है बहुत ज्यादा इसमें, और ये एक हत्या है, हमारे मतलब समाज की इस लड़की की हत्या की गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो जगमती मैम, मैं आपके पास आऊंगी इसके लिए पूछने के लिए कि जैसे अब निर्भया कांड के बाद भी जो हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, और मनीषा के बाद उस तरह से नहीं हो पा रहा है, लोग सामने नहीं आ पा रहे, इसकी वजह एक उस समाज से ये आती है जिस समाज में लोग जागरूक नहीं है, बोल नहीं पा रहे, थोड़ा डरते भी हैं, और सरकार जो है उनको डरा के रख रही है। लेकिन कल जैसे भारत बंद है, तो इसके अलावा हम और क्या ऑप्शन अपना सकते हैं कि लोग और आगे सामने आए और इस बात को खुलकर अब करें। जैसे ऊना कांड हुआ था, ऊना में दलितों ने अपना काम करना छोड़ दिया था, लोग खुलकर सामने आए थे, तो अब इसमें हम और क्या चीजें अपना सकते हैं? इसमें देखिए, एक तो ये जो कोरोना काल जिसको मनीषा भी पहले रेफर कर रही थी, इसकी वजह से बहुत बड़ी जो जन लामबंदियां हैं वो इसके ऊपर एक तरह से सीमाएं आयत कर रहा है ये कोरोना काल भी। परंतु उसके बावजूद पूरी दुनिया के पैमाने पे देखें तो किसी भी अपराध को, किसी भी अन्याय को हाईलाइट करने के बहुत ही रचनात्मक तरीके आज के दिन लोग अपना रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से मतलब इस मुद्दे को मतलब हाईलाइट करने के लिए, एक जन दबाव क्रिएट करने के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ वो जो रचनात्मक तरीके जो इजाद करने पड़ेंगे हमें कोरोना काल में, वो इतना उनके अंदर दम होना चाहिए कि ये जो बीजेपी की सरकारें हैं, ये दलितों के मामले में किसी भी तरह से कार्रवाई को मतलब होने नहीं देती है। हमने यहाँ पे हरियाणा में देखा है पिछले दिनों, एक उच्च जाति की लड़की ने वाल्मीकि लड़के से शादी कर ली थी, तो सरेआम उसकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े उसके कॉलेज के सामने। और जब उनकी गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे थे, तो गिरफ्तार करना तो दूर, मतलब हमें जो डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, जब हम उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो वो हमें कह रहे थे कि हम किसी तरह की राजनीति नहीं होने देंगे यहाँ पे, हम किसी तरह की राजनीति नहीं होने देंगे यहाँ पे। और यहाँ तक हुआ उनका ये रवैया अख्तियार करने की वजह से कि उसको, लड़की को गांव में जो उसके ससुराल वाले थे वाल्मीकि समुदाय के, वो उसको वहां पे क्रीमेट करना चाहते थे अपनी बहू होने के नाते। लेकिन वहां पे जो पंचायत थी और उन लोगों ने मिलके ये होने नहीं दिया। हमने खुद क्रीमेट किया उसको, लड़की को जो है यहाँ पे रोहतक के अंदर। तो जहाँ पे इतनी मतलब राजनीतिक स्तर पे पूरी मशीनरी को एक तरह से प्रभावित कर देते हैं ये मनुवादी अपना रवैया अख्तियार करते हुए, तो हमारी रणनीतियां जो है
वो रणनीतियां भी उसी जगह से इवॉल्व की जानी चाहिए और वो निश्चित रूप से की जाएंगी जिस तरह का पिछले 2-4 दिन में इस मुद्दे के ऊपर जो है वो प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगहों से आ रही है। बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूँ। आप खुद हरियाणा से बिलोंग करती हैं और हरियाणा में जो है महिलाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। उनका जो अनुपात है एकदम बिगड़ा हुआ है। महिलाओं की जो सबसे बुरी हालत है हरियाणा, राजस्थान में ही मानी जाती है। तो इसको हम महिलाओं को हमें मजबूत बनाने की इस टाइम जरूरत है। ये इस विषय पे महमूद जी कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे थे। महमूद जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखें। मैं इसमें सिर्फ आपने पूछा था कि क्या रास्ते इख्तियार करने चाहिए, उस पर मैं अपना एक आह्वान करना चाहता था आपके माध्यम से। तो ये वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टरों से भी 10 गुना ज्यादा देश की सुरक्षा कर रहा है। डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही देश में कोरोना के सामने ढाल बन के खड़े हैं, वरना हमारे देश की कोई भी सरकार कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हाथ खड़े कर चुकी है सरकार कह चुकी है कि हमारे बस की कोरोना में कुछ भी नहीं है, ना हमारे हॉस्पिटल किसी काम के हैं, टेस्टिंग किट्स नहीं है, डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ सफाई का जिम्मेदारी लेके, सफाई का खतरा मोल उठाकर सिर्फ हमारा वाल्मीकि समाज ही खड़ा हुआ है। तो मैं इस महान वाल्मीकि समाज से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो टूल डाउन करें। बहुत हो चुका अत्याचार, यदि टूल डाउन कर देंगे तो मैं ये समझता हूं अभी ये योगी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, स्वयं योगी जी को अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें वाल्मीकि समाज ही सिर्फ अगर खड़ा हो जाए और टूल डाउन कर दे, अपना मना कर दे कि ये हम अत्याचार हम नहीं सहेंगे और हम सिर्फ जो है अपना टूल डाउन कर रहे हैं और कार्य ही बंद कर देंगे, तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण समाज है और देश का सबसे महत्वपूर्ण समाज है। इससे ज्यादा जरूरी समाज आज की तारीख में कोई नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है इस समाज के आगे इस वक्त, खास तौर पे कोरोना के टाइम में। तो उसे अपना हक लेने के लिए अपने ये जो मजबूर किया जा रहा है उन्हें टूल डाउन करना चाहिए। मैं ऐसी गुजारिश आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि ये टूल डाउन करें, कोई जरूरत नहीं है। अगर इनकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो ये भी देश की सुरक्षा नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, हम भी इसी बात से सहमत हैं क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरह से ऊना में हुआ था, ऊना कांड हुआ था, तो वो वहां पे भी यही हुआ था कि लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे और खुलकर सामने आए थे। तो इस टाइम भी मौका है, जिस तरह मनीषा की चिता जलाई गई, वो दिन अब दूर नहीं कि हमारे घरों में भी उसकी आग पहुंच जाएगी। इसीलिए अब हमें सामने आना होगा। जी बिल्कुल, संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों को ज्ञापन दे, अपने सांसदों को, विधायकों को पकड़ के पूछिए कि आप हमारे मामले में इतने चुप क्यों हैं, हमारी बेटी के इंसाफ के लिए आप क्या कर रहे हैं। और साथ ही जो खासकर वाल्मीकि समुदाय, जैसा कि प्राचा जी ने बताया कि आप जो है ये सत्याग्रह का रास्ता अपनाइए और छोड़ दीजिए वो काम करना, उसको स्थगित कर दीजिए कुछ दिन तक, जब तक आपकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि एक साझा लड़ाई है और सबको इसमें अपना योगदान हम सबको देना है। मीना, हम समय पार कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई फाइनल कमेंट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फिर हम रैप अप कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि आज शूद्रा ने जो ये वार्ता आयोजित की है, मैं इसमें पहली बार शामिल हुई हूँ और मुझे जो साथियों जो विचार रखे हैं इसके अंदर, मनीषा ने और महमूद ने, मुझे ना बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला है इसके अंदर। और किस तरह से ये जो जातिवादी और इस तरह की ताकतों को हराया जा सकता है आज के दिन, ऐसी बहुत सारी ऊर्जा जो है उन बातचीत से और स्पष्टता मिली है। तो मुझे ये लगता है कि ये चैनल और आप साथी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब भी मुझे इस काम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। शुक्रिया जगमती। मैं भी आखिरी बात अपनी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो पीड़ित परिवार है उसको एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि वो इस बात को ध्यान रखें कि हम पूरी वकीलों की टीम उनके साथ है, उनका मुकदमा लड़ेंगे हम लोग। लेकिन मैं उनसे और उस गांव में रहने वाले सभी अम्बेडकरवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस की वर्दी में क्रिमिनल, मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, जो भी
पुलिस की वर्दी में क्रिमिनल उनके पास जाएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे काम आएगी मुख्यमंत्री योगी को अरेस्ट कराने के लिए। क्योंकि इसमें मैं पूरी पढ़ाई करने के बाद सबसे बड़ा अगर किसी को दोषी मान रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी योगी जी को मान रहा हूं। एक शब्द अगर, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कोई भी वर्दीधारी क्रिमिनल जो है वो बोलता है इस परिवार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो इनको दबाव बनाने के प्रयोग में आ सकता है, वो योगी जी का करना है। हम उसमें योगी जी को अरेस्ट कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सभी अम्बेडकरवादियों से जो उस गांव में रहते हैं, मेहरबानी करके किसी भी प्रकार से हमें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए कि पुलिस वर्दीधारी जो गुंडे हैं वो किस प्रकार से इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मुहैया कराएं। हम योगी जी को अरेस्ट कराएंगे, इसमें ये हमारा वादा। ये बहुत जरूरी है। ये लगता है कि जो महमूद जी कह रहे हैं, इसके अलावा जो वाल्मीकि समुदाय के बहुत बड़े मतलब दूसरे कर्मचारी जो आंदोलन है उनके साथ जुड़ाव है उनके, तो वो उन कर्मचारी आंदोलनों के ऊपर भी दबाव बनाए कि हमारे इस मुद्दे को लेकर के आप जो है अपनी जगह पे भी आंदोलन करें। केवल वाल्मीकि अगर टूल डाउन करते हैं उससे भी बात तो उससे बहुत आगे जाएगी, लेकिन दूसरे भी कर्मचारी और जो सामाजिक संगठन है वो क्यों नहीं करें ये काम, वो केवल अकेले क्यों करें। बिल्कुल, ये साझी लड़ाई है। और जिस तरह से हमने निर्भया को देश की बेटी कहा, तो हम इसको भी अपनी पूरे देश की बेटी कहते हैं। और एक इंसान के तौर पे उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है, तो उसको हम सबको उसकी निंदा करनी चाहिए और उसके इंसाफ के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। आप सब लोग हमारे इस पैनल डिस्कशन में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस इंसाफ की लड़ाई में हम इस तरह की चर्चाएं आयोजित करते रहें और आप लोग इसमें शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 22333394689357, IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।